आगे देखो, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल। और अब जितना भी हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे ना, उसको हम सारा कुछ बिल्कुल ही हमारे एक जनरल लाइफ के एग्जाम्पल से रिलेट करके समझेंगे। ठीक है, कुछ भी रट्टा नहीं लगाना पड़ेगा आपको, इसको बहुत ही एक सिंपल तरीके से समझेंगे हम। देखो, सबसे पहले पोटेंशियल क्या होता है। पोटेंशियल का मतलब होता है किसी काम को करने की टेंडेंसी। तो आप किसी को नॉर्मली भी ये लाइन कह देते हैं ना कि हाँ तुम्हारे अंदर ये पोटेंशियल है, हाँ तुम्हारे अंदर ये पोटेंशियल है, ये इस काम को करने का पोटेंशियल है। तो पोटेंशियल का मतलब होता है किसी काम को करने की टेंडेंसी। ठीक है, अब इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल हमने डिस्कस करना है ना। तो मुझे एक बात बताओ, इलेक्ट्रोड क्या था। अरे इलेक्ट्रोड तो वही था ना जो हमने बीकर के अंदर इलेक्ट्रोड डाली थी, वो थी। और उसका काम क्या था, इलेक्ट्रॉन को लूज करना, है ना। तो इलेक्ट्रॉन को लूज करना ही मतलब अब वो इसी का सॉल्यूशन था एंड इलेक्ट्रोड हमने डाली हुई थी। तो यहाँ से हमारे पास ये सबसे पहले तो हमें ये पता चला कि एक लेफ्ट हैंड साइड पर होती है, ऐसे ही एक राइट हैंड साइड पर होती है। ठीक है ना। तो अगर आप बात करें लेफ्ट हैंड साइड पे एक अलग हाफ हो गई और एक राइट हैंड साइड पे हाफ हो गई, तो इनको हाफ सेल भी बोलते हैं। हाफ सेल ऑक्सीडेशन, हाफ सेल रिडक्शन, हाफ सेल। ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए, अगर आपसे कोई पूछे कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है, तो एक इलेक्ट्रोड की टेंडेंसी किस चीज की, टू लूज और गेन इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है ना। अब देखो, पूरा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो है वो चलेगा कैसे कि कोई एक लूज कर रहा है, कोई एक गेन कर रहा है। लूज करने वाले की टेंडेंसी कितनी है या गेन करने वाले की टेंडेंसी कितनी है, वो कितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, कितना ज़्यादा गेन कर सकता है, उसी पे तो पूरा डिपेंड करेगा कि हमें करंट कितना ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या हुई, द टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोड टू लूज और गेन इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है ना, the tendency of an electrode to lose or gain electron is known as electrode potential। ठीक है ना। तो अब यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो आपके पास किस किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है। सबसे पहले इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वो डिपेंड करता है कि जो आपने मेटल ले रखी है, जिस मेटल की आप बात कर रहे हो, उसका खुद का नेचर कैसा है, नेचर ऑफ द मेटल। क्योंकि अब आप यहाँ पर देखिए, आपने जिंक लिया है ना, यहाँ पर आपने कॉपर लिया, और हमें खुद को पता है कि जो जिंक है वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है एज कंपेयर टू कॉपर। तो जिंक की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन को लूज करने की ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू कॉपर। तो नेचर ऑफ मेटल पे डिपेंड करता है। एंड सेकेंड जो है वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है, कंसंट्रेशन। सेकेंड है कंसंट्रेशन ऑफ मेटल आयन इन सॉल्यूशन, कि आपने जो सॉल्यूशन लिया है उसके अंदर मेटल आयन की कंसंट्रेशन कितनी है। अब सपोज करो ना, आपने जो इसके अंदर सॉल्यूशन लिया उसमें आपने कंसंट्रेशन बहुत कम ली है उसकी, बाकी सारा आपने उसके अंदर वाटर ऐड कर दिया। तो भाई कॉपर 2 पॉजिटिव जितने ज़्यादा होंगे तो ही वो उतने ज़्यादा ये इलेक्ट्रॉन गेन कर पाएगा ना। अगर यहाँ पर है ही नहीं तो वो गेन कैसे करेगा इलेक्ट्रॉन। तो फर्स्ट पॉइंट था नेचर ऑफ मेटल, कि आपका जो मेटल है उसका खुद का नेचर कैसा है, कि वो इलेक्ट्रॉन कितना जल्दी एक्सेप्ट करता है या फिर लूज कर सकता है। और कंसंट्रेशन ऑफ मेटल आयन इन सॉल्यूशन का मतलब है कि जो आपने सॉल्यूशन ले रखा है उसमें मेटल आयन की कंसंट्रेशन जो है वो कितनी होती है। एंड द थर्ड वन इज, यहाँ पर आपके पास थर्ड पॉइंट आता है टेम्परेचर। टेम्परेचर भी बहुत मैटर करता है। अब नॉर्मली भी ये चीज़ हमें पता है ना कि अगर आपने एक टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया तो रिएक्शन की स्पीड बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाती है। अगर आपने टेम्परेचर कम कर दिया तो उसकी स्पीड कम हो जाती है। जो जर्नल केस होता है ना, पानी में चीनी मिलानी है, बहुत ठंडे पानी में चीनी मिलाओ कम मिलेगी, लेकिन उसी को आप थोड़ा गर्म कर दो तो वो बहुत फास्टली मिल जाएगी। बट हमें यहाँ पर ये कंप्लीट रिएक्शन कराने के लिए ना तो हम बहुत ज़्यादा टेम्परेचर ले सकते हैं ना बहुत कम ले सकते हैं, हमें एक्सटेंडेड टेम्परेचर लेना पड़ता है। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें हैं जिसके ऊपर क्या है, कोई भी जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है उसकी वैल्यू जो है वो क्या करती है, डिपेंड करती है। अब एक सिंपल सी बात देखो, अगर आप सिर्फ एक इलेक्ट्रोड की बात करते, मान लो ये मेरे पास जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन था एंड यहाँ पर क्या था, जिंक की ही मैंने रोड ली हुई थी। ठीक है, अगर आप एक ही वेसल की बात करते हैं तो अब यहाँ पर आप खुद देखिए क्या होगा,
जिंक जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके Zn2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा ना। जिंक ने क्या करा, जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज करे और इसके अंदर कन्वर्ट हो गया। एंड अब इसके अंदर वाला भी जो ऑलरेडी इसके अंदर Zn2 पॉजिटिव था, वो जो इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज करे वो गेन भी तो कर सकता है ना, क्योंकि अब अपन ने दोनों तरफ जिंक जिंक की बात कर रहे हैं, तो वो गेन भी कर सकता है। मतलब इस ये जब 2 लूज करेगा तो इसका ऑक्सीडेशन होगा, लेकिन ऑलरेडी 2 पॉजिटिव की फॉर्म में प्रेजेंट वाला जब गेन करेगा तो रिडक्शन हो जाएगा। धीरे धीरे क्या हो जाएगा, ये आपके पास जो रिएक्शन होगी वो इक्विलिब्रियम में आ जाएगी। मतलब जितना इसमें कन्वर्ट हो रहा था उतना ही वापस इसमें कन्वर्ट होने लग जाएगा। इसका मतलब कि हमें जब भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू को मेज़र करना है तो आप कभी भी एक हाफ सेल का नहीं मेज़र कर सकते, क्योंकि इसमें पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट ही नहीं होगा। ऑब्वियस ही बात है ना। तो इसीलिए अब एक इसको पता है ये सब इस चीज़ का मतलब क्या है कि देखो आपकी क्लास में ना मान लो 60 स्टूडेंट्स है, ठीक है ना। अब इसमें कौन कितना इंटेलिजेंट, आप कहते हो ना कि ये जो रोल नंबर 4 है वो रोल नंबर 6 से ज़्यादा इंटेलिजेंट है। अगर रोल नंबर 4 और रोल नंबर 6 2 जने थे तभी तो हमने कहा ना कि एक दूसरे से ज़्यादा इंटेलिजेंट है। इसी तरीके से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है कि आपको अगर किसी एक इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल पता लगाना है कि इलेक्ट्रोड के पास कितना पोटेंशियल है, तो आपको पहले ये पता करना पड़ेगा कि वो दूसरे के कंपैरिजन में कितना कम या ज़्यादा है। तो जब भी आप ये मेज़र करते हो तो हम पोटेंशियल का डिफरेंस मेज़र करते हैं। देखो ना, सपोज जो 2 बच्चे इंटेलिजेंट थे, एक के आ गए 80% मार्क्स और एक के आ गए 83% मार्क्स, ठीक है ना। तो अब हमें ये पता चल जाएगा कि जो ये वाला बच्चा है वो इससे 3%, सिर्फ ये परसेंटेज के बेस पे बता रही हूँ मैं, नॉलेज के बेस पे नहीं, तो 83% वाला 80% वाले से 3% ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था नॉलेज मार्क्स वाइज। तो यही चीज़ आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के अंदर डिस्कस करते हो कि एक इलेक्ट्रोड दूसरे के कंपैरिजन में कितना ज़्यादा इजीली लूज या फिर गेन कर सकती है। दिस इज द टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोड, ठीक है। अब यहाँ पर आप एक चीज़ देखिए कि अब ना हमें क्या करना था, क्लास के अंदर जितने भी बच्चे हैं उन सब का क्या करना था। मान लो अभी हमने बात करी ना, एक क्लास के अंदर क्या है 60 स्टूडेंट्स है। अब हमने क्या करना है, उन 60 के 60 स्टूडेंट्स का ना पोटेंशियल मेज़र करना है किसी एक ही काम को करने का। कि कोई बच्चा है वो, जितने भी ये बच्चे हैं वो कितना ज़्यादा मार्क्स गेन कर सकते हैं विदाउट डूइंग चीटिंग। कोई चीटिंग नहीं करनी है, ना ही कोई चीटिंग का सोर्स होना चाहिए, ठीक है ना। तो अब इन्होंने क्या करा भाई, इसको तो फिर हमें ये बात अगर पता लगानी है कि सबका नॉलेज कितना है तो हमें उनके लिए एक टेस्ट ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, है ना। एक टेस्ट हमने लेना है और उस टेस्ट का जो रिजल्ट आएगा उसकी जब आप लिस्ट बनाओगे तब आपको पता चल जाएगा कि किस बच्चे के अंदर कितना पोटेंशियल है अगर कोई चीटिंग ना करी जाए तो, ठीक है। यही चीज़ अब हमारे पास थी कि अगर हमें ये जितनी भी मेटल्स होती हैं इनका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेज़र करना है। देखो मैं ये क्या कह रही हूँ, अगर आप क्या करते, जिंक और कॉपर लेते, ठीक है ना, जिंक और कॉपर का केस लेते, तो भाई जिंक की टेंडेंसी नो डाउट कॉपर से ज़्यादा है, लेकिन जो आपने यहाँ वोल्ट मीटर लगाया इसमें जो डिफ्लेक्शन आपको मिलेगी उसमें जिंक का भी हिस्सा होगा कि जिंक ने इलेक्ट्रॉन लूज करे, कॉपर ने गेन करे, इसकी वजह से भी कोई इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा, इसका भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा। तो हमें जो ये वैल्यू मिलेगी वो किसी एक अकेले की तो नहीं मिली। मतलब कि अगर मैंने किसी एक स्टूडेंट की जिसका रोल नंबर कोई भी है, रोल नंबर 5 है, उसका मैंने पता लगाना था कि वो कितनी नॉलेज है उसके पास, जो मैंने टेस्ट लिया उसके अंदर कोई उसकी हेल्प कर रहा था। अगर कोई उसकी हेल्प कर रहा है तो जो उसके अंदर उसके मार्क्स आएंगे वो उसकी ओरिजिनल नॉलेज बेस तो नहीं है ना। इसीलिए अब हमें जो ये सारों के अलग अलग इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल को मेज़र करना था तो हमें दोनों में से एक तरफ ऐसा लेना था जिसका खुद का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0 हो। मतलब आप ना एक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0 ले लिया तो दूसरे वाला जितनी भी वोल्ट मीटर में रीडिंग आएगी वो सारी क्या होगी, सिर्फ और सिर्फ किसी एक की होगी।
समझ में आया कि अब हमें क्या करना था, जितनी भी हमारे पास मेटल्स थी हमें उन सबका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अलग अलग, हर बच्चे की पोटेंशियल निकालना था कि वो कितना ज़्यादा उसके अंदर नॉलेज है। उसको करने के लिए हमें क्या करने की ज़रूरत थी कि हमें जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल चाहिए वो फेयरली सिर्फ उसी का हो, तो उसके साथ कोई भी हेल्प करने वाला ना हो। तो हमें यहाँ पर एक ऐसा लेना पड़ेगा जिसका खुद का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या हो, ज़ीरो हो। और ऐसा चूज करा गया हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन, आप एक टॉपिक पढ़ोगे SHE, शी, इसका मतलब है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, आप इसके बेसिस पे मेजर करोगे सभी का, एंड फाइनली फिर हम एक लिस्ट बनाएंगे कि आपने जो बच्चों का टेस्ट लिया उसमें सबके कितने मार्क्स आए, एंड देन उसके बेसिस पे आप बताओगे कि कौन से वाला बच्चे का पोटेंशियल ज़्यादा है, कौन से वाले का कम है। अब हम डिस्कस करते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के ऊपर। और पहले भी मैंने कहा है कि मेरी ड्राइंग पे आप मत जाना। तो देखो, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के अंदर हमारे पास है क्या, कि सबसे पहले ना एक चीज़ समझना, हम जितना कुछ भी ये मेज़र करेंगे ना अब हर एक मेटल का, दैट विल बी स्टैंडर्ड कंडीशन। मतलब हम सारा कुछ स्टैंडर्ड कंडीशंस पे मेज़र करेंगे। और स्टैंडर्ड कंडीशन का मतलब है कि आप ये जितना कुछ भी मेज़र करोगे उसमें कंसंट्रेशन आप रखोगे 1 मोलर। 1 मोलर का कंसेप्ट हम बहुत जल्द, जो आपका चैप्टर है फर्स्ट, वो भी स्टार्ट करने वाले हैं। और ये सब तरह की डेफिनेशन भी हम स्टार्ट करेंगे कि मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, मोलैलिटी सब क्या होता है, तो आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। बाकी नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होता है 1, मतलब मोलर के इक्वल। तो अभी हम यहाँ पर देखते हैं कि आपने जो HCl जितना कुछ भी आप मेज़र करोगे उसमें जो कंसंट्रेशन है वो कितनी होनी चाहिए, 1 मोलर। और वहाँ पर हमारे पास जो टेम्परेचर होना चाहिए वो होना चाहिए 298 केल्विन। ठीक है ना, 298 केल्विन हमारे पास टेम्परेचर होना चाहिए। तो ये होती है स्टैंडर्ड कंडीशन। तो आप जितना भी सबका मेजर करोगे भैया, अगर आप एक टेस्ट ऑर्गेनाइज कर ही रहे हो तो ऐसा तो नहीं है ना कि आधे बच्चों को आप अलग इजी क्वेश्चन दे दो, आधे को टफ दे दो, आधे को बहुत ज़्यादा टफ दे दो, किसी को 10 मिनट दो, किसी को 20, किसी को 30, और उसके हिसाब से आप डिसाइड करो कि भाई ये इंटेलिजेंट है, ये इंटेलिजेंट नहीं है। हमें कंडीशन बिल्कुल सेम रखनी पड़ेगी, तब हमें हर एक बच्चे का पोटेंशियल पता चलेगा। यहाँ पर भी ऐसा ही है। तो यहाँ पर देखो, जो ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है इसके अंदर क्या होता है, जो सॉल्यूशन यूज़ करा होता है वो भी होता है HCl का। ठीक है, HCl मतलब H जो है वो अपने पॉजिटिव फॉर्म में है यहाँ पर, और हम यहाँ पर ऊपर से गैस पास कर रहे हैं H2। ठीक है ना, जैसे आप पहले इलेक्ट्रोड लगाते थे तब गैस की तो इलेक्ट्रोड नहीं बना सकते हो ना, तो आप गैस डायरेक्टली ही पास करोगे। तो यहाँ पर जो आपने इलेक्ट्रोड की तरह लिया दैट इज़ H2 गैस, एंड सॉल्यूशन में क्या लिया, HCl लिया। और यहाँ पर आपने एक प्लेटिनम का फॉयल है जो कि ब्लैक प्लेटिनम से कोटेड है, वो यहाँ पर आपने ले रखा है। ठीक है ना, अब आप यहाँ पर देखिए कि हम इसमें करने क्या वाले हैं। और ये कॉपर की वायर है, ठीक है ना, ये सारा कुछ आपका रिएक्शन करवाने के काम आएगा। अब देखो, हाइड्रोजन ही क्यों लिया। देखो, जो हाइड्रोजन है ना इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, और इसके पास एक शेल है तो 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम हो सकते हैं। अब देखो, जो हाइड्रोजन है ना इसकी दोनों तरह की टेंडेंसी होती है कि मान लो जो ये H2 है गैसियस फॉर्म में जो आपने लिया, इसके पास इतना भी पोटेंशियल है, यहाँ पर मैं H2 लेकर चल रही हूँ तो मुझे 2 इलेक्ट्रॉन्स की फॉर्म में ही सारा दिखाना पड़ेगा कि वो क्या करे, 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे और खुद H पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाए। मतलब अगर मैं एक H की बात करूँ तो उसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो क्या करे वो एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे और H पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाए। अगर कोई चीज़ इलेक्ट्रॉन लूज करती है तो उसका क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है ना। और अगर क्या करें, जो इस सॉल्यूशन के अंदर H पॉजिटिव है वो क्या करे, अगर इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर ले तो वो हमारे पास कन्वर्ट हो सकता है वापस H2 के अंदर। और अगर कोई इलेक्ट्रॉन गेन करता है दैट मीन्स रिडक्शन हो रहा है।
मतलब क्या हुआ इस बात का कि हाइड्रोजन ऐसा है जिसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन लूज भी कर सकता है, इलेक्ट्रॉन गेन भी कर सकता है, उसका ऑक्सीडेशन भी हो सकता है, उसका रिडक्शन भी हो सकता है। ठीक है ना। तो मतलब कि अगर हमको किसी भी चीज़ का मेज़र करना है भाई, अगर हमको किसी का ऐसा मेज़र करना है जो हाइड्रोजन से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, तो आप उसको ऑक्सीडेशन वाली साइड पे रख लेना, ये अपने आप रिडक्शन का काम करेगा। अगर कोई हाइड्रोजन से वीक होगा तब हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन का काम कर देगा। मतलब हमको तो क्या चाहिए, दो का मेजर करना है ना, जिसमें से एक ज़्यादा होगा स्ट्रॉन्ग, जो कि लूज करने की टेंडेंसी ज़्यादा रखता होगा। अगर उसकी टेंडेंसी हाइड्रोजन से ज़्यादा होगी तो वो हाइड्रोजन अपने आप ही रिडक्शन की तरह काम करेगा, और अगर वो हाइड्रोजन से वीक होगा तो हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन की तरह काम करेगा। इसका मतलब हाइड्रोजन जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज भी कर सकता है, इलेक्ट्रॉन गेन भी कर सकता है। एंड यहाँ पर हमने जो हाइड्रोजन का खुद का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिया, दैट वॉज टेकन एज ज़ीरो। माइंड माई वर्ड्स कि जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिया गया है वो ज़ीरो है। मैंने ऐसा नहीं कहा कि हाइड्रोजन का होता ज़ीरो है। इसका क्या मतलब है, देखो मान लो आपने क्या करने जाना है, आप 1 किलो सब्जी लेने गए है ना, तो आपने उस भाई ने क्या करा, एक साइड 1 kg वो वेट रखा। तो भाई हमें तो नहीं पता ना कि उतना 1 kg है, लेकिन ये एक स्टैंडर्ड डिसाइड कर लिया गया कि इस चीज़ का जितना भार है, वेट है, वो 1 kg होता है। उसके कंपैरिजन में आप जितने भी वेट मेज़र करोगे कि हाँ उसने एक तरफ वो वेट रखा, दूसरी तरफ उतनी सब्जी रखी, जब वो बैलेंस हो गया आपने कहा जी ये 1 किलो है। ऐसा ही हाइड्रोजन के साथ करा गया कि हाइड्रोजन की वजह से जितना भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आया उसको अपन ने ज़ीरो मान लिया। तो अब इस जितना भी आपको वोल्ट मीटर में मिलेगा, आप वो उस पर्टिकुलर मेटल का ही काउंट करोगे जिसका आपको निकालना है। ठीक है, बस आपको सिर्फ यहाँ पर इतनी सी चीज़ याद रखनी है कि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल रखा गया है ज़ीरो। अब देखो इसका यूज़ कैसे करते हैं। अब अगर आपको क्या करना है, जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है, ठीक है, जिंक का, तो आपने क्या करा, एक तरफ जिंक वाला इलेक्ट्रोड ले लिया, इलेक्ट्रोलाइट आपने कौन सा लिया, ZnSO4, और रोड कौन सी ली, जिंक, यहाँ पर ZnSO4। इस तरफ आपने कौन सा ले लिया, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन आपने इलेक्ट्रोड ले लिया। एंड स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के अंदर आपने क्या करा, देखो आपने क्या कर दिया, यहाँ से H2 गैस पास हो रही है, यहाँ पर HCl का सॉल्यूशन है, ये कॉपर की वायर है जिससे आप दोनों को कनेक्ट करोगे, एंड यहाँ पर ये आपके पास H2 गैस पास हो रही है। ठीक है, फिर आपने क्या करा, एक सॉल्ट ब्रिज लगा दिया, एंड इन दोनों वायर्स को एक वोल्ट मीटर लगा के आपस में क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया, जैसे अपन नॉर्मली करते हैं। बस हमने किया क्या, एक तरफ जिंक ले लिया, दूसरी तरफ हमने हाइड्रोजन ले लिया। अब जैसे ही क्या होगा, जिंक ने क्या करा, ऑक्सीडेशन, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करे, Zn2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया, वो 2 इलेक्ट्रॉन होते हुए यहाँ गए, और इसके अंदर जो HCl था उसने वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करे, एंड इट गॉट कन्वर्टेड इनटू H2। ठीक है, और जो वोल्ट मीटर के अंदर रीडिंग आई वो हमने सारी की सारी किसकी वजह से मेज़र करी, वोल्ट मीटर की रीडिंग वो हमने करी कि ये सारी की सारी जो रीडिंग आई है वो किसकी वजह से है, जिंक की वजह से है। तो हमारे पास मिली 0.76 वोल्ट। ठीक है, हमें पता चल गया कि ये जिंक की वजह से है। ऐसे ही हमने क्या करा, जितने भी हमारे पास मेटल्स थे, जिंक है, कॉपर है, सिल्वर है, जितने भी मेटल्स थे वो सारे के सारे मेटल्स का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाला। मतलब अब आप क्या कर रहे हो, बच्चों का टेस्ट ले रहे हो, एक तरफ आपने ऐसी चीज़ रख दी है जो कि खुद की तरफ से कोई चीटिंग नहीं करवा दी, और उसके हिसाब से आपने सबका एक टेस्ट लिया, और टेस्ट के रिजल्ट पे आपको मार्क्स मिल गए। ठीक है, अब जो वो आपको मार्क्स मिले उसे आपने क्या कर लिया, एक ऑर्डर में अरेंज कर लिया। अब एक चीज़ और देखो, यहाँ पर जो तो अब
क्या होगा, वोल्ट मीटर है ना, वोल्ट मीटर आपको कोई रीडिंग दिखाएगा, वो आपको ये नहीं बताएगा कि रीडिंग पॉजिटिव में है या नेगेटिव में है। भाई वोल्ट मीटर तो अब करंट, अगर आप गाड़ी ड्राइव करते हो तो स्पीड हमेशा ऐसा तो नहीं दिखाता ना कि -60 में जा रही है गाड़ी, ज़्यादा से ज़्यादा 0 एंड देन पॉजिटिव में होता है। इसी तरीके से वोल्ट मीटर में भी होगा। तो भाई जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा होगा उसकी भी पॉजिटिव में वैल्यू आई होगी, जिसका रिडक्शन हो रहा होगा उसकी भी पॉजिटिव में कोई भी वैल्यू। मतलब अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये किसका ऑक्सीडेशन हुआ, किसका रिडक्शन हुआ? तो इसीलिए सिंपल एक चीज रखी गई, क्योंकि जब भी आप कोई टेस्ट लेते हो जिसके बेसिस पे आपको जजमेंट करनी हो, तो हम क्या करते हैं, वो सारा का सारा एक ही तरीके से रखते हैं। यहाँ पर ध्यान से सुनना कि हमने क्या करा, ये जो स्टैंडर्ड वैल्यू निकाली, इन सारों को उनके रिडक्शन पोटेंशियल के अंदर मेज़र कर लिया। मतलब क्या था कि इनकी जो भी वैल्यू आई ना, उसमें जिनकी वैल्यू पॉजिटिव आई उनको जिनकी वैल्यू, जिनका रियलिटी के अंदर रिडक्शन हो रहा था, उनकी वैल्यूज़ को तो पॉजिटिव ही पड़ा रहने दिया, ठीक है। और जिनका ऑक्सीडेशन हो रहा था उनकी वैल्यू के आगे माइनस का साइन लगा दिया। अब देखो ना क्या था, जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज करे तो इसको आपने ऑक्सीडेशन कह दिया। अगर मैं यही इसको 2 इलेक्ट्रॉन गेन करवा दूं तो वो जिंक में कन्वर्ट हो जाएगा, फर्क तो कोई नहीं है। लेकिन इसको आप ऑक्सीडेशन कहते हो, इसको रिडक्शन कहते हो। तो इसीलिए वो जो सारी सीरीज थी उसको एक ही पैटर्न के अंदर रखने के लिए हमने क्या करा, उस सीरीज को रिडक्शन पोटेंशियल के बेसिस पे सेट करा। एंड उसके लिए क्या करा, जितनी भी पॉजिटिव वैल्यू आ रही थी, मतलब जिनका रियलिटी के अंदर रिडक्शन आ रहा था, उनकी वैल्यू को एज इट इज़ लिया, और जिनका ऑक्सीडेशन हो रहा था उनकी वैल्यूज़ के आगे नेगेटिव साइन लगा दिया। क्योंकि रिडक्शन इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ ऑक्सीडेशन। रिडक्शन और ऑक्सीडेशन जो है वो बराबर होते हैं, जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन है वो दोनों बराबर होते हैं। द ओनली डिफरेंस इज ऑफ साइन, ठीक है ना। एंड उसके बेसिस पे अब एक पूरी सीरीज तैयार करी गई जिसको हम इलेक्ट्रोमोटिव सीरीज बोलते हैं, जो कि हम हमारी नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इतना सफिशिएंट है।